जो क्लास है वो बेसिकली जो सीसा की कोर डोमेन है उस पे हम बात करेंगे, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑपरेशन और बिजनेस रेजिलियंस पे बात करते हैं। तो हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे बिजनेस रेजिलियंस पे। मैं बिजनेस रेजिलियंस पे इसलिए भी आई हूँ क्योंकि हमने लास्ट क्लास में जो बात की थी थोड़ी बहुत, वो हमने रिस्क मैनेजमेंट पे बात की थी। जब हम बिजनेस रेजिलियंस पे आएंगे तो हम एक पॉइंट पे बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस की बात कर रहे होंगे, और बहुत सारी जगहों पर या कॉन्सेप्ट्स में जो BIA है, बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस और रिस्क मैनेजमेंट की एक्सरसाइज को सिनोनियम्स के तौर पे लिया जाता है। दो के ये ऐसा नहीं है। क्यों? इनके ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। जब आप थॉरो रिस्क मैनेजमेंट की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो डिफरेंट हो सकता है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो रिस्क मैनेजमेंट की हम एक्सरसाइज करते हैं वो हम क्यों करते हैं? वो हम इसलिए करते हैं, या तो हमारे पास कोई एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट आ रही होती है, हमारे पास इंटरनल रिक्वायरमेंट आ रही होती है, या फिर कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आ जाती है जिसकी बेसिस पे करते हैं, या कोई इंसिडेंट हो जाता है जिसकी बेसिस पे करते हैं। तो देयर कुड बी नंबर ऑफ फैक्टर, या आपके पास कोई ना कोई इशू होता है जो बार बार रिकरिंग हो रहा है, तो आप रिस्क असेस करते हैं कि कहाँ है। और इन टर्म्स ऑफ अगर आपको लॉसेस आ रहे हैं या इस तरह की कोई चीज हो रही हो तो भी आप रिस्क मैनेजमेंट की एक्सरसाइज करते हैं, और उससे आपको पता लगता है कि वेदर और you need to implement some mitigating control, या through some other factors you are going to minimize the impact that could lead to a business issue। ठीक है। अब जब हम बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस की बात करते हैं तो हम स्पेसिफिकली हम बात कर रहे होते हैं बिजनेस की अवेलेबिलिटी की, और वो प्रोसेसेस जो कि बिजनेस को कंटिन्यूटी रखने के लिए आपको चाहिए होते हैं। अच्छा, सबसे पहली क्लास में जो आज के पेपर में आपका एक क्वेश्चन भी था, पॉसिबली अगर मुझे याद है तो, वो था ऑब्जेक्टिव्स। मैंने कुछ पूछे हुए थे, पता नहीं शायद मुझे कि मैंने इसमें डाला है या नहीं डाला हुआ, लेकिन हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैंने बताया था कुछ 3 पैरामीटर्स पर काम काम कर रहे होते हैं। कौन कौन से? गवर्नेंस की बात नहीं कर रही, हम जो है ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, कोर प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के। CIA 3 चीजें हमने चाहिए होती हैं। ठीक है, एक होती है कॉन्फिडेंशियलिटी अचीव करनी होती है, एक इंटेग्रिटी और एक अवेलेबिलिटी। अगर मैं CIA के ट्रायड में देखूं तो जो अवेलेबिलिटी का फैक्टर है, उसमें अवेलेबिलिटी का फैक्टर अगर आप आंसर कर भी रहे हैं तो जो फैक्टर आप ओवरलुक कर जाते हैं वो रेजिलियंसी का होता है। Until and unless you faced an incident and that caused you some error or losses, उससे पहले आप कोई कंट्रोल इंप्लीमेंट नहीं करते। तो रेजिलियंसी एक ऐसा पार्ट आ जाता है जो कि आप ओवरलुक कर रहे होते हैं। तो आज हम बिजनेस रेजिलियंस को ही देख रहे होंगे। अच्छा, बिजनेस रेजिलियंस है क्या? अभी तो मैंने इतनी सारी बात की, तो अगर हम उसमें कहें तो क्या है बिजनेस रेजिलियंस? अभी तो मैंने आपको एक थोड़ी सी बिजनेस एज यूजुअल, कंटिन्यूटी ऑफ द बिजनेस और इंटीग्रिटी, दो चीजें। अगर हम अवेलेबिलिटी के उसमें देखेंगे, इंटीग्रिटी जो बिजनेस रेजिलियंस के कॉन्सेप्ट फॉलो करेगी। अगर आम टर्म में हम रेजिलियंस की बात करें तो रेजिलियंस का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस। कोई चीज अगर हो रही है, कोई बीच में हर्डल आ रहा है, बट
आई एम स्टिल एबल टू कोप अप और ऑपरेट। मेरे ऑपरेशंस में कोई हर्डल आ रहा है बट स्टिल मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ। क्यों? कि मेरे पास कोई ना कोई ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि अगर एक वे जो है वो ब्लॉक होता है तो मैं ऑल्टरनेटिव वे से उस काम को पूरा कर सकती हूँ। तो रेजिलियंस सी को जो है वो कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हमारे पास कुछ तरीकेकार है। क्या तरीकेकार है अगर हम उसमें देखें तो हमारे पास, अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम नेटवर्क के हवाले से बात करें, एक तो आपने ज्योग्राफिकली आपने सेग्रीगेट कर लिए फंक्शंस, और इसमें हमेशा एक थंब रूल है कि ये जब भी होगा ज्योग्राफिकली आपके पास अलग अलग लोकेशन होगी। आप लोग ये ऑर्गेनाइजेशन में बीसीबी प्लान होगा तो एक आपने जो है ऑल्टरनेटिव साइट भी बनाई हुई होगी, आपने बीसीपी साइट उसे कहते होंगे। वो बीसीपी साइट आपकी जो मेन साइट है उससे कुछ डिस्टेंस पे होगी। ये ऐसा नहीं होगा कि आपकी अगर इस बिल्डिंग में आपकी जो है वो मेन साइट आपकी इस बिल्डिंग में लोकेट करती है तो आपकी जो डिजास्टर रिकवरी साइट है वो शायद दूसरे कमरे में हो, ऐसा नहीं होता। उसको आप एक डिस्टेंस पे रखते हैं। आर यू अवेयर कि वो डिस्टेंस कितना होना चाहिए? नहीं, नहीं, कितना होना चाहिए? हम्म अगर बीसीबी की बात करें तो वो तो मतलब विद इन द सिटी तो मतलब हो सकता है। किलोमीटर, और अगर डिजास्टर रिकवरी की कितने बात करें कितने मतलब डीसीपी की बात करूं तो मतलब लेट सपोज सारा फैसिलिटी एक ऑफिस है तो दूसरा मेरा जौहर में भी हो सकता है, मेरा कहीं पे मतलब नियर बाय में हो सकता है। डिजास्टर रिकवरी की बात करें, ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। डीआर की अगर बात मल्टीपल करें लोकेशंस की बात नहीं कर रही कि वो फैसिलिटेशन सेंटर्स की नहीं बात कर रही, मैं मेन आपके ऑपरेशंस की बात कर रही हूँ। एक आपका जो होता है वो डेटा सेंटर होता है, एक आपका जो है वो आपका डीसीपी बीसीपी साइट आपकी आ जाती है। डीसीपी में तो जो मेरी क्रिटिकल एप्लीकेशंस है और क्रिटिकल डाउन टाइम को केटर करने के लिए लेट सपोज कोई इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो गया या कोई विद इन सिटी इशू हुआ, उसके लिए मेरी डीसीपी होती है कंटिन्यूटी फ्लैग। और डीआर मेरा इसलिए होता है कोई मतलब लेट सपोज कराची सैलाब आ गया या कोई बड़ा डिजास्टर होता है तो फिर मेरा वो दूसरे रीजन में होना चाहिए। लेट सपोज जितने भी मैंने डीआर देखे हैं वो इस्लामाबाद या लाहौर में है अभी तक। देखिए मतलब आपकी बात, आपने जो दो चीजें कही हैं, आपने एक चीज कही बीसीपी जी और दूसरी चीज की आपने डिजास्टर डिजास्टर रिकवरी। ये दो अलग अलग चीजें, ठीक है। जब मैं डिजास्टर रिकवरी की बात करूंगी इसका मतलब है मैं आईटी रिसोर्सेज की बात कर रही हूँ जो कि फैसिलिटेट करेगी किसे, बीसीपी को, बिजनेस कंटिन्यूटी को। आईटी रिसोर्सेज मेरा जो आपका डीआर प्लान बनता है वो मेनली आप किस पे बनता है, बीसीपी से बेस करके बनता है। आपका बेस डॉक्यूमेंट बीसीपी होगा, उसको सपोर्ट करेगा डिजास्टर रिकवरी, क्योंकि एग्जैक्टली आपका बिजनेस क्या कह रहा है, बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको क्या आपका डीआर या आईटी रिसोर्सेज सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम जब अभी देखते हैं बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस में क्या चीजें होती हैं तो उस वक्त आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जियोग्राफिक लोकेशन वाइज उनका जो डिस्टेंस होता है वो होता है 90 माइल्स। ये एक थंब रूल है कि इतना डिफरेंस होना चाहिए। उससे ज्यादा हो सकता है, वो दूसरा शहर हो सकता है, दूसरा मुल्क हो सकता है, लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ कि आप उसे ऑपरेट कर सकें, जिस वक्त आपको जरूरत है उस वक्त हो सके, लेकिन मिनिमम जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वो 90 माइल्स की होगी। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास और क्या चीजें हो सकती हैं? मैम ये डीसीपी के लिए बताया आपने या डीआर के लिए बताया? रेजिलियंसी के लिए जो आपकी डिजास्टर रिकवरी है काम वही हो रहा होगा, ऑल्टरनेटिव साइट पे ही कर रहे होंगे,
लेकिन आप इसे बीसीपी पे कह लें या डिजास्टर रिकवरी पे कह लें, सेम चीज है। मैं डीआर पे इस वक्त तो मैं मल्टीपल इससे जो है ना टास्क अचीव कर रहा हूँ। पहले तो लेट्स सपोज अगर मेरी डीआर मैंने बनाई इसलिए थी कि कोई डिजास्टर अटैक होता है तो मैं उसके जो मतलब मेरा इशू आएगा तो मैं रन टाइम पे फिर अपनी सर्विसेज को वहाँ दूसरी जगह से ऑपरेट करवा दूंगा। अब हॉट स्टैंड बाय के अंदर ये होता है लोड मैनेजमेंट भी होती है। अगर मेरे 2 लिंक्स यहाँ से लिए मैं कराची में, तो मैंने इस्लामाबाद से लिए हैं, एक पे यहाँ पे लोड ज्यादा है, या लेट्स सपोज ईआरपी को मुझे रन टाइम पे सिंक करना है इस्लामाबाद वाले सर्वर के ऊपर, तो मैं यहाँ से डीआर को एज अ वो यूज कर रहा हूँ अपना, मतलब एक तरीके से एज अ टनल या एज अ वो एज अ रिसोर्स यूज कर रहा हूँ। लोड बैलेंसिंग। ये इसी का पार्ट है। ओके, ठीक है, कि ये आपका डिस्टेंस होना चाहिए। हम जो पॉइंट कंसीडर करेंगे, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं जब हम नीचे बात करेंगे वो उनकी करेंगे, पॉइंट टू बी कंसिडर। ठीक है। और क्या हो सकती है? मल्टीपाथ। मल्टी हो गई, हाँ बिल्कुल। ठीक है, ये हो गए। ये मल्टीपाथ का क्या मतलब है? वही मतलब सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, और मैं अपने ट्रैफिक 2 जगह से एक ही टाइम पे निकाल के उसमें मैं मतलब एक सर्विस को मल्टीपल तो बात से लेके जा रहा हूँ। किस चीज की? जो भी मेरी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है, जो भी मेरी सर्विसेज है, सपोज मैं अगर टीआई की बात करूं, मेरा रिजर्वेशन सिस्टम जैसे एडिट का है, वो यहाँ से भी चलना चाहिए और फिर दूसरी जगह से भी, हाँ मल्टीपल रीजन से चलना चाहिए, तो वो मल्टीपाथ का उसमें आ जाएगा। फेज ओवर का कॉन्सेप्ट आएगा इसमें। बिल्कुल आएगा, रेट्स आएंगी हमारे पास, क्यों नहीं आएंगी? अच्छा, मल्टीपाथ जो हम बात करते हैं ना, वो हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल या वायरिंग या कनेक्टिविटी के हिसाब से। अभी मैं सर्वर्स की बात नहीं कर रही। सर्वर की सेपरेशन अलग आ जाएगी। फिर उसके अलावा हमारे पास और क्या होती है? इसमें मेरे पास क्या आ जाएंगे? यूपीएस, पीडीयूज, पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट। इसके बाद हमारे पास आ जाएंगे स्टोरेज, ये हमारे पास आपकी हो गई जो है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर। ये वायरिंग्स के हवाले से आ जाएगी। ठीक है, इस स्टोरेज एंड पैकेज में जो आप बात कर रहे थे ना, रेट्स वगैरह, वो इसमें आ जाएंगे। अब रेट्स के अलग अलग हैं, आप जीरो से लेके आप कौन सा लेना चाह रहे हैं, 1 लेना चाह रहे हैं, उसकी एक अपनी पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो ये कुछ वो पॉइंट्स हैं जो हमने कंसिडर करने हैं ड्यूरिंग ये एक ले ली, एक मैं भी ले लिया आपने। अच्छा, ये वो कौन से पॉइंट्स थे? ये वो पॉइंट्स थे जो कि हम कंसिडर करेंगे रिजिलियंसी के एक्सपेक्ट से, और ये इनपुट देंगे आपके डिजास्टर रिकवरी में या आपके बीसीबी प्लान में। अब हम उसको, अब ये कॉन्सेप्ट से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाएंगे, फिर आप देखते जाइएगा कि ये कैसे एक दूसरे के साथ लिंक हो रहे हैं। यहाँ पे कोई सवाल है इस वक्त आपका? राफे का लग रहा है सवाल है जी। मैं ये भी सवाल है कि जैसे मैंने जहाँ पे देखा है कि जो ये आप जो बात कर रहे हम उसमें आएंगे। जैसे मेरे बीसीपी से
मैं 4 सिस्टम लगा के मैं अपनी क्रिटिकल ऐप जो है ना फॉर टाइमिंग रन कर देता हूँ। लेकिन मुझे अपना पूरा ऑपरेशन डीआर से रन करना चाहिए या नहीं, ये मतलब डिसीजन मैं इसलिए नहीं लेता क्योंकि उसमें मेरी ज्यादा रिसोर्सेज यूज हो रही होती है। तो पहले मैं जाता हूँ बीसीपी के ऊपर, और अगर मेरा जो डाउन टाइम मिनिमल है और अगर मेरा डाउन टाइम ज्यादा है, जैसे कि कोई बड़ा डिजास्टर हुआ है, तो मैं जाऊंगा डीआर के ऊपर। अगर मेरा कोई मतलब ऐसा डिजास्टर हुआ है कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी आउटेज है ये वो, जिसमें मुझे एक टाइम फ्रेम गिवन है, मैक्सिमम अलाउबल टाइम जो होता है, या जो मतलब इस तरीके से मेरे पास जो गिवन है टाइम फ्रेम अगर गिवन है, तो मैं बीसीपी से अपना ऑपरेशन करता हूँ। क्योंकि बीसीपी के ऊपर मेरे पास डीआर जैसा सेटअप नहीं होता है। डीआर के ऊपर मेरे पास मल्टीपल एप्लीकेशन के लिए मल्टीपल कंट्रोल, मल्टीपल सर्वर, जो सब राउटर्स लगे हैं। बीसीपी के ऊपर मैंने एक ही राउटर, एक स्विच लगा के अपनी सिर्फ वो ऐप जिनसे मेरा फाइनेंशियल इम्पैक्ट या मतलब रेपुटेशनल इम्पैक्ट आ रहा होगा वो रन किया हो, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, अभी जो हमने रेजिलियंसी की बात की है ना, जी ये वो सारे एक्सपेक्ट्स हैं या कंसिडरेशन हैं जिसमें आप बीसीपी नहीं खोलते, ठीक है। आप डीआर नहीं खोलते। ये आपने डेली रूटीन में आपने बिजनेस कंटिन्यूटी को बरकरार रखने के लिए जो एलिमेंट्स लगाए हुए होते हैं, जैसे रेड है जिसमें हमने मल्टीपाथ की बात की, हमने मल्टीपल लोकेशन से वायरिंग्स ले ली कि कहीं एक जगह से इंटरनेट की कनेक्टिविटी खत्म भी हो रही है तो वो दूसरी तरफ से आ जाए। अब अगर मेरे पास मेन साइट के ऊपर ही हम ये बात कर रहे हैं। हाँ, मेन साइट के ऊपर ही हम ये बात, बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाने से जो आप इस तरीके से बता रहे हैं। जो हम यहाँ से पॉइंट्स बनाते जाएंगे ना, यही एड ऑन होते चले जाएंगे। लेकिन देखिए, इसमें जो पहला पॉइंट हमने कहा था वो डिस्पर्सन ऑफ ज्योग्राफिकल बिल्कुल उसमें बिल्कुल, तो बीसीपी और वो डीआर जैसे कुछ। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये वो पॉइंट है जो कि बिजनेस कंटिन्यूटी को सपोर्ट करेंगे। तो ये हमने सिर्फ पॉइंट्स किए। अभी मैं ये नहीं कह रही कि इन पॉइंट्स पे हम डायरेक्ट बीसीपी या डीआरपी खोल देंगे, ये सिर्फ वो पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स होंगे तो आप जो है वो आगे डीआरपी या बीसीपी की तरफ जा सकेंगे। तो मैंने सिर्फ आपको इस वक्त जो पॉइंट बताए हैं वो बिजनेस रेजिलियंसी के हवाले से बताया कि ये वो पॉइंट्स हैं जो बिजनेस रेजिलियंसी के एस्पेक्ट से हमने कंसिडर करने ही करने हैं, जिनमें इलेक्ट्रिसिटी है। अब जैसे नॉर्मल आप काम कर रहे हैं, आपकी लाइट चली जाती है, आपके पास यूपीएस लगा हुआ है, जितने क्रिटिकल फंक्शंस हैं उसको ऑपरेट करने के लिए आपके पास यूपीएस लगा हुआ है। ठीक है, मैं अब एक एग्जांपल के साथ दे, तो आपने यूपीएस कर लिया। यूपीएस की भी एक टाइम बाउंड है कि वो सर्टेन टाइम तक आपको सर्विस देगा, आपको उस वक्त तक पावर सप्लाई देगा, और एक पॉइंट के बाद वो आपको सप्लाई नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या मैकेनिज्म है, आपने जनरेटर रखे। अब जनरेटर में अगर आपके पास है तो आपके पास फ्यूल की भी एक होनी चाहिए कि फ्यूल होगा। अच्छा, अगर आपकी शहर में लेट से या पर्टिकुलर एरिया में ब्लैकआउट हो गया, फिर क्या करेंगे? या एक ब्राउन आउट भी होता है, स्पाइक्स होते हैं, सर्जेस होते हैं, जिसमें सर्जेस या स्पाइक्स वो होते हैं जिसमें आपके पास एक में होता है कि आपका वोल्टेज बहुत ज्यादा आ रहा होता है, और एक में होता है कि आपका वोल्टेज जो है वो बहुत एक्सट्रीमली लो आ रहा होता है। इन बोथ दी कंडीशंस यू कैन नॉट ऑपरेट, आपका मशीन, आपका सिस्टम खराब होगा। ये एज एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। अब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? इस सिचुएशन में क्या आपका यूपीएस काम करेगा? पॉसिबली नहीं, इसलिए कि यूपीएस के लिए है कि आप के पास या तो सप्लाई नहीं आ रही होगी तो जा रहे होंगे, या सप्लाई तो आ रही है। तो यहाँ पे आप, इसका मतलब है मल्टी पाथ की तरफ से कुछ जाएंगे कि आप कहीं दूसरी तरफ से करेंगे ऑपरेट। हम लोग के घरों में भी हमने देखा है कि हमारे पास फेजेस लगे हुए होते हैं, एक फेज नहीं आ रहा था हम दूसरे कर लेते हैं। क्या वो एक ही वायर से आ रहे होते हैं? हमने उसके लिए अलग अलग वायरिंग की होती है। वो भी तो एक कंटिन्यूटी प्लान है ना हमारा घर में भी, कि हम अलग अलग फेज से इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, कि अगर एक फेज नहीं आ रहा तो हम दूसरे फेज की तरफ से चलें। सेम गोज इन द बिजनेस एनवायरमेंट कि अब जो मैंने सर्जेस या स्पाइक्स की बात की, मैंने यहाँ नहीं लिखा, लेकिन आपके सवाल से मुझे याद आ गया, वो हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमने रिस्क असेसमेंट की एक्सरसाइज में किए होंगे, वो हमारे पास आए होंगे। अगर रिस्क असेसमेंट में नहीं किए तो हमने बिजनेस इम्पैक्ट असेसमेंट जब कर रहे थे उसमें किया होगा कि कौन से मेरे क्रिटिकल एसेट्स हैं और उनपे कौन कौन से पोटेंशियल रिस्क हैं या थ्रेट हैं या वो वीकनेसेस हैं जो हो सकती हैं जिसको हमें केटर करना चाहिए। तो ये सिर्फ हमने रेजिलियंसी की बात की थी। अब हम आ जाते हैं बिजनेस बीआईए की तरफ।
अच्छा जी, बिजनेस इम्पैक्ट एंड असेसमेंट, कुछ बताएं आप लोग, क्या आपने है अंडरस्टैंडिंग इसके हवाले से? इस इम्पैक्ट का अमाउंट बताते हैं कि इसने आपका जब किसी थ्रेट ने किसी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया तो उसका कितना परसेंट इम्पैक्ट आएगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन या एसेट, इसको क्यों मतलब जी इधर से साइम, नुमान, आप बताएं। नो आइडिया। जी साइम। कुछ भी। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव असेसमेंट देखते हैं इसमें अच्छा, लॉसेस जब भी हम बीआईए की एक्सरसाइज करते हैं ना, एक तो सबसे पहले क्रिटिकल है ये, इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि आपकी बिजनेस रिजम्पशन इसी पे बेस्ड कर होती है, तो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेसेस आर। तो इसमें हम बेसिकली 3 सवालात करते हैं जो मेन कोर बिजनेस इम्पैक्ट असेसमेंट में हेल्प आउट करते हैं। सबसे पहली चीज तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, रिस्क असेसमेंट की हमने एक्सरसाइज कर ली, बट अब हम उसे कंटिन्यूटी के हवाले से देखेंगे। तो हम रिलाई कर सकते हैं रिस्क असेसमेंट के एक्सरसाइज में, बट जब हम बिजनेस इम्पैक्ट असेसमेंट कर रहे होते हैं तो हम डबल चेक करते हैं कोई ऐसी चीज है वो रुक तो नहीं गई या ओवरलुक हो गई हो या रह गई हो, तो हम उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज जो बिजनेस इम्पैक्ट असेसमेंट में हम कर रहे होते हैं, जितने भी बिजनेस प्रोसेसेस हैं उसको आप लिस्ट डाउन कर लेते हैं। आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से बिजनेस प्रोसेस है। अभी मैं क्रिटिकल की तरफ नहीं आई, अभी मैंने कहा कि तमाम के तमाम बिजनेस प्रोसेसेस मैंने देख लिए कि कौन से हैं और उसकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस देख ली एज पर द ऑर्गेनाइजेशन एंड एज पर द बिजनेस। जो इन्वेंट्री हम लेते हैं जो खुद से मतलब कौन कौन से प्रोसेस हमारे पास है उसके बाद देखिए, इंफॉर्मेशन एसेट में कंफ्यूज नहीं होगा, इंफॉर्मेशन एसेट इज अ डिफरेंट थिंग। हम इंफॉर्मेशन एसेट्स की बात नहीं कर रहे, बिजनेस प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं। सप्लाई चेन है, हमारे पास एक एचआर का भी तो बिजनेस प्रोसेस है, हमारे पास फाइनेंस का बिजनेस प्रोसेस है, और जिस बिजनेस में आप डील करते हैं, जो सर्विस आप कस्टमर को देते हैं, वो भी एक बिजनेस प्रोसेस है। उस बिजनेस प्रोसेस को चलाने के लिए भी आपको किसी न किसी प्रोसेस की जरूरत होगी। तो नंबर ऑफ प्रोसेसेस आपके ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे होंगे, हर डिपार्टमेंट के अपने अपने प्रोसेसेस होंगे। तो हम अभी सारे के सारे बिजनेस प्रोसेसेस जो हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी बिजनेस प्रोसेसेस हैं, हम उनको लिस्ट डाउन कर देंगे। ये पहला स्टेप है, ठीक है। उसके बाद ज्यादातर तो वो मतलब अगर मेरे पास कोई सीआरएम चल रहा है ईआरपी वगैरह ये सैप हो गया तो इंटीग्रेट हुए तो उनके हाँ, लेकिन आप उसको अलग अलग सेग्रीगेट लिखेंगे, उसकी रीजन अभी मैं बताऊंगी आगे क्यों हम लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद आप आइडेंटिफाई करेंगे क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस। ठीक है। अच्छा, मैं अगर जब मैंने भी की है, जब बीसीपी की एक्सरसाइज जब हमने बनाया एक बैंक के लिए, तो हमने क्या देखा, अगर हम जाके बिजनेस इम्पैक्ट एनालिसिस में हम हर डिपार्टमेंट यूजर डिपार्टमेंट के पास गए, हमने पूछा आप अपने क्रिटिकल प्रोसेसेस बता दें। तो एक बड़ा कहते हैं जेनेरिक सा आंसर आता है, हमारे जो सारे बिजनेस प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो है पूछ रहे सिर्फ वो वाले प्रोसेसेस जो एब्सोल्युटली नेसेसरी है फॉर द विएबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द सर्वाइवल ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। हम सिर्फ उन प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, हम तमाम प्रोसेसेस की बात नहीं कर रहे। हम उन बिजनेस प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि इन केस ऑफ डिजास्टर कंटिन्यूटी मेंटेन रखने के लिए वो कौन से बिजनेस प्रोसेस होंगे जो हमें चाहिए ही चाहिए कि वो होते रहें। हम सारे ऑपरेशंस नहीं कर रहे होंगे, हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ प्रोसेसेस नहीं हो रहे हो, हम कोई चीज प्रोक्योर ना कर रहा हूँ, प्रोक्यूरमेंट भी तो एक बिजनेस प्रोसेस है ना। इन टाइम ऑफ डिजास्टर हो सकता है हम प्रोक्यूरमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है हम कर रहे हो। अगर हमारी रिकवरी स्ट्रेटजी हमें कहती है कि हमें कुछ प्रोक्योर करना है, अगर हमने कोल्ड साइट ली हुई है,
तो हमारे पास चाहिए होंगी, लेकिन हो सकता है हमारे पास अगर हॉट साइट चल रही होंगी तो हमें प्रोक्योरमेंट की तरफ ना जाना पड़े, या हमें नई हायरिंग, एक न्यू हायरिंग भी तो बिजनेस प्रोसेस है, तो वो हम ना रन करें। तो इस तरह के कुछ ना कुछ ऐसे बिजनेस प्रोसेस होंगे जो इन द इवेंट ऑफ डिजास्टर या इंसिडेंट हम वो रन नहीं कर रहे होंगे। अभी जो आपने इंसिडेंट की बात की थी ना, उसको भी मैं भी बताती हूँ कि आप कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं और कब हम खोलते हैं ये अपना डिजास्टर रिकवरी या बीसीपी प्लान कब होना चाहिए एक्चुअली उसको ऑपरेट, तो वो उस पर भी हम बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आ गए क्रिटिकल प्रोसेसेस, और फिर हम देखेंगे कौन से प्रोसेसेस हैं जो आईटी रिसोर्सेज को डिपेंडेंसी उन पर है। तो ये हमारे बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस में हमारे पास आ रहे होंगे। अच्छा, बिजनेस रिसोर्सेज की डिपेंडेंसीज आते हैं। बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस को रन करने की कुछ अप्रोचेस हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बीच में कोई कंफ्यूजन हो पूछ लें। राफे, आप जितने भी सवाल कर रहे हैं ना वो अहेड है, हम उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबको नजर आ रहा है पीछे तक? बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस की एक्सरसाइज की कैसे जाती है? आपको क्या लगता है क्या होती होंगी? सीएसए, सीएसए में कौन कौन सी अप्रोचेस थी? आपका सवाल तो जी, सीएसए में क्या क्या थी? किस किसने सवाल अटेम्प्ट किया है, पता लग जाएगा मुझे। कौन कौन सी अप्रोचेस यूज कर रहे थे सीएसए की एक्टिविटी मेथोडोलॉजीज? कौन कौन सी थी? अब आपको याद आएगा आपने क्या गलती की। तीन अप्रोचेस बेसिकली बीआईए को करने के लिए होती हैं। सीएसए में भी हमारे पास कुछ थी अप्रोचेस, कुछ मेथोडोलॉजीज थी। तो एक आगे क्वेश्चनरी, ये आपने क्वेश्चनरी बनाई और आपने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में उसको फ्लोट कर दिया, so that they review and respond to you accordingly. What are the critical processes they have in their department and which are absolutely necessary for the survival of the business. तो हमारे पास एक आगे क्वेश्चनरी अप्रोच, आपने यूजर डिपार्टमेंट्स के साथ वो आपने भेज दिया, और फिर उसके बाद जब आपके पास डेटा रिसीव होगा आप उसे टेबुलेटेड फॉर्म में लाएंगे। टेबुलेटेड फॉर्म में लाने के बाद आपको अंदाजा होगा कि अब हम कहाँ खड़े हुए हैं, कहाँ हमारा रिस्क फैक्टर है, और हमने कौन सी स्ट्रेटजी की तरफ जाना है, वो हम आगे देख लेंगे कि वो किस तरह से आएंगे। दूसरी, अब तो कुछ याद आ गया होगा, दूसरी क्या हो सकती है? इंटरव्यूज, सर्वेज। इंटरव्यूज, ये मैं अभी स्पेसिफिकली अब बीआईए के एस्पेक्ट से बात कर रही हूँ। तो दूसरी आपकी हो गई कि आपने इंटरव्यूज कर लिए। आप तमाम, बजाय इसके कि आप क्वेश्चनरी दें और टू एंड फ्रो आए, वो कहेंगे इस क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा प्लीज समझा दीजिए, तो वो पिंग पोंग होता रहता है, टू एंड फ्रो आपका जो है वो क्वेश्चनर मूव हो रहा होता है। तो फिर आप क्या कर लेते हैं, आप कहते हैं कि नहीं हम उस अप्रोच पे नहीं जा रहे, हम इंटरव्यू कर लेते हैं। तो फिर आप यूजर डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, उसे बताते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, तो अब आप उसको फिर रेलेवेंट स्पेसिफिक सवाल करते हैं और वो उसी वक्त आपको जवाब दे देता है। तो आपके पास एक कंडेंस टाइम आ जाता है इन तमाम सवालात को लेके,
ठीक है, तो यहाँ पे इंटरव्यूज आ गए, वहीं पे आप असेस कर लेते हैं। तीसरी एक अप्रोच होती है, क्योंकि हम आईटी के पर्सपेक्टिव से भी बात कर रहे हैं, तो वो होती है कि आप जो आईटी के लोग होते हैं, आईटी पर्सनस जो हैं, उनको एंड यूजर डिपार्टमेंट की मीटिंग करा दे, दोनों को साथ साथ बिठा दिया और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके आप एक कंक्लूजन हासिल कर लेते हैं। तो ये 3 अप्रोचेस हैं जो बीआईए में इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, बीआईए को करने के लिए जो है आपके पास अगेन रिस्क मैनेजमेंट की जो भी एक्सरसाइज हुई भी हो, बट व्हाट वी डू कि हम सीनियर मैनेजमेंट का आपको जब सपोर्ट चाहिए, उसके बगैर आप बीआईए नहीं कर सकते। ठीक है, आईटी रिसोर्सेज का, आईटी पर्संस का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, एज वेल एज जो यूजर डिपार्टमेंट है, अगर ये तीनों में से किसी एक की भी कोऑर्डिनेशन मिस आउट होगी तो आपका बीआईए अप्रोप्रिएट तरीके से नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये 3 चीजें हो गई। कुछ चीजें और भी हम इसमें मद्देनजर रख रहे होंगे। अब आपके वाले पॉइंट पे हम आ रहे हैं, साथ साथ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं, या वो तमाम एरियाज जो हमने मद्देनजर रखने हैं बीआईए के लिए। उसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही होगी, कहीं ना कहीं स्टोर हो रही होगी, वो स्टोर भी कर रहे हैं, जो हम रेजिलियंसी की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने बैकअप और स्टोरेज की भी बात की। तो हमारे पास आ गया कि भाई हमने फॉर एन एग्जाम्पल डेटाबेस सर्वर को इंक्लूड करना है, हमने मुख्तलिफ सर्वर्स की बात कर ली, तो हम स्पेसिफिकली हमारा फोकस सिर्फ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज पे नहीं होगा, उसके बियॉन्ड भी होगा। बियॉन्ड मतलब वो तमाम कंपोनेंट्स जो सपोर्ट कर रहे हैं उन सर्वर को, वो भी मेरे इंफॉर्मेशन में आ जाएंगे, तो हम उनको भी बीआईए में रख रहे होंगे। अच्छा जी, एक चीज और भी है यहाँ पे कि हमारे पास 2 कॉस्ट हम कंसिडर कर रहे होते हैं बीआईए करते वक्त, और वो कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ डाउन टाइम, कॉस्ट ऑफ ठीक है जी, ये 2 चीजें हम देख रहे होंगे। डाउन टाइम कॉस्ट से क्या मुराद है? जितनी देर सिस्टम अनअवेलेबल रहा उस दौरान बिजनेस पे जो इम्पैक्ट आया उसका की मेजरमेंट। और ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी? ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी पे स्विच करने में जो टाइम लगा, दैट द टाइम रिक्वायर्ड टू स्विच ऑन ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी। तो रिसोर्सेज भी आ जाएगा। मैम पॉइंट ऑफ डाउन टाइम यानी कि मेरी जो क्रिटिकल ऐप है, जैसे मैं बात करूं आईडीएफसी की, उसके अंदर जो मेरी ट्रांजैक्शन हो रही है हर सेकंड के ऊपर, मतलब मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ टाइम बात करूं, मेरा ये डाउन टाइम है, मैं इसको कह रही हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इतना टाइम बढ़ेगा उतनी कॉस्ट बढ़ती है। जितना जितना टाइम बढ़ता रहेगा, सिस्टम डाउन है मेरा, उतनी कॉस्ट भी बढ़ेगी, मेरा टाइम बढ़ा, और यहाँ पे क्या होगा? ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे आगे नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आउटेज मेरा आ गया, बिजनेस आउटेज ऐसी स्टेज पे पहुंच गए कि मैं वापस नहीं आ सकती। ठीक,
दूसरा जो कॉस्ट है, ये सॉरी थोड़ी सी ड्राइंग खराब हो रही है मेरी, ये वाली जो कॉस्ट है ना, ये कौन सी दिखती है? एज द टाइम गोज ये कॉस्ट कम होती जा रही है कॉस्ट कम होती जाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल। है, ठीक है। इन दोनों का एक मुझे बीच में एक ऐसा पॉइंट चाहिए, ये डिक्रीज होती जाती है जैसे टाइम, मेरे जितना मुझे टाइम ज्यादा रिकवरी का टाइम चाहिए होगा, तो उसका मतलब है जो मैं ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन लूंगी वो मेरे लेस एक्सपेंसिव होंगे। समझ आ रही है? नहीं, रिस्पॉन्सेज लग रहा है बड़े अजीब से। मेरी अगर मुझे फौरन फौरन मुझे चाहिए कि रिज्यूम हो जाए, इसका मतलब है मैं हॉट साइट लगाई होगी या कुछ और लगाया हुआ होगा, तो मेरी कॉस्ट ज्यादा होगी। और अगर मैं दूसरे ऑप्शंस पे जा रही होंगी जिसमें रिकवरी का टाइम कम जो है वो बढ़ता चला जाए, अगर देर से भी रिज्यूम करें, तो जो मैं ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज यूज करूंगी उसकी कॉस्ट कम होती चली जाएगी। ये दो फैक्टर्स हैं जो हम बीआईए में कंसिडर करते हैं, एक कॉस्ट ऑफ डाउन टाइम है, एक कॉस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी है। मैं एग्जैक्टली ये नहीं फॉलो कर सकती, मैं एग्जैक्टली ये नहीं फॉलो कर सकती, मुझे इनका कॉम्बिनेशन चाहिए। मुझे एक इंटरसेक्शन ऐसा पॉइंट चाहिए, कुछ इस तरह से आएगा, और वो ऐसा पॉइंट होगा कि दोनों की कॉस्ट का मिनिमम मेरे पास इस पॉइंट पे है। ऑप्टिमल मतलब ऑप्टिमल, हमारी ऑब्जेक्टिव भी बिजनेस के हवाले से क्या था, ऑप्टिमाइजेशन तो है ना रिसोर्सेस का। तो वो सारी चीजें जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो कहीं ना कहीं लिंक्ड होते हैं। तो मेरे पास एक पॉइंट ऐसा आ गया जहां पे मेरे पास कॉस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव साइड भी रिड्यूस हो और मेरी डाउन टाइम कॉस्ट भी एक ऑप्टिमाइज लेवल पर आ जाए। उसको हम कहते हैं, हमें ये पॉइंट अचीव करना होता है व्हेन वी आर डूइंग अवर बीआईए। कोई सवाल यहाँ तक? कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी में क्या चीज आएगी इसमें? अच्छा, मैं आगे से बताती लेकिन मैं अभी बता देती हूँ। ये आगे के टॉपिक्स में था, देखिए जस्ट टू आंसर योर क्यूरी, ठीक है। हमारे पास ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी पे क्या क्या चीजें होती हैं, शायद आपने ये सुनी होगी। एक तीन तरह की मेन ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजी है, एक होती है हॉट साइड, दूसरी होती है वार्म साइड, इसके अलावा भी होती है। कौन सी होती है, सुनी कभी नाम? ये तीन तो सुने ही होंगे, ये तो मेन है, ये तो मेन है। रेसिप्रोकल, मोबाइल साइड, ये भी होती है लेकिन ये होती है। अच्छा, अगर मैं हॉट साइड लेती हूँ, अतः मैं हॉट साइड लेती हूँ, ये वाला मैं रिकवरी स्ट्रेटेजी यूज कर रही हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इसका मतलब है ये हमारी हॉट साइड कौन सी होती है, जो फुली ऑपरेशनल होती है, आप विद इन आवर्स आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें जब होते हैं हम कुछ दिनों की बात कर रहे होते हैं, 4 to 5 डेज और समथिंग। इसमें जब हम बात करते हैं 15 डेज से टू अ मंथ हमें इसको ऑपरेट करने में लगता है समथिंग, ये विद इन अ वीक होती है, ये विद इन आवर्स होती है, ठीक है। अगर मैं ये साइट बना के रखती हूँ, इसका मतलब है मुझे एक फैसिलिटी चाहिए, वहां पे मुझे जो है वो इक्विपमेंट्स भी चाहिए,
मुझे वहां पे रिसोर्सेज भी चाहिए, फिर मेरी बैकअप की स्ट्रैटेजी भी ऐसे ही होंगी। तो जो मैं रिसोर्सेज यूज करूंगी, फैसिलिटी, आईटी के रिसोर्सेज, फिर स्टाफिंग चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स भी चाहिए, तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा। Yes, right. क्योंकि ये एक ऑल्टरनेटिव Fully हमने रखा हुआ है, ठीक है, वो फुली फंक्शनल है। दूसरी मेरे पास क्या है, वार्म साइड। इसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पास मौजूद होता है, आपको सिर्फ कुछ चीजों के साथ उसको ऑपरेट करना होता है, फॉर विच यू कैन हैव अ व्हील और सो, उसमें आप इसको ऑपरेशनल कर सकते हैं। कोल्ड साइट में हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटी है, सामान नहीं है। जो मैंने आपसे भी स्टार्टिंग में बोला था ना कि हमें प्रोक्यूरमेंट करना पड़े, तो हमारे एग्रीमेंट्स हुए में होंगे, हमने किसी जो है वेंडर के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ होगा कि इन केस ऑफ इवेंट हम आपसे करेंगे, और उसका हम कुछ प्रीमियम पे कर रहे होंगे उन्हें पर ईयर। वो रिलेटिवली इधर जो हमारे पास कॉस्ट आ रही थी उससे रिलेटिवली बहुत कम होगा, और जब आप कुछ सर्विसेज लेंगे तभी आप उसके हिसाब से पे कर रहे होंगे। दैट इज द रीजन दीज आर रिकवरी ऑल्टरनेटिव्स। इन सब की कॉस्ट अलग है। तो जो हम वहां पे बात कर रहे थे कि आपकी डाउन टाइम कॉस्ट ही आपके लिए, बिजनेस के लिए कितनी देर के अंदर आपको ऑपरेशनल होना है, वो चीज, और उसके साथ साथ आपकी ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी, ये मिल के बता रहे होंगे आपको कि आपका जो है वो जो सोल्यूशन बनेगा वो कौन सा बनेगा, और वो कौन सा मिनिमम पॉइंट होगा जहां पे दोनों आके कर्व बना रहे होंगे, यू कर्व बेसिकली आपको वहां पे चाहिए। तो ये फैक्टर्स होते हैं, कॉस्ट फैक्टर्स। जब आप बीआईए कर रहे होते हैं तो यू नीड टू कंसिडर दोज एस्पेक्ट। अच्छा, अब मैं यहाँ तक आई गई हूँ तो मैं 2-3 चीजें और बता दूं साथ में। मैम रेसिप्रोकल में मोबाइल जो है वो आपने वो आगे करेंगे? नहीं, मैं रेसिप्रोकल बता देती हूँ। मोबाइल का ये है, ऐसी फैसिलिटी जो मूव हो रही है, तो मोबाइल वैन्स भी हो सकती हैं। एक आपके पास एक ऐसा डिजास्टर आ गया जिसमें आप फिजिकल फैसिलिटी नहीं ले सकते, तो उसमें आप क्या करेंगे, जैसे अर्थक्वेक वगैरह आ गया, अब आपने सर्विसेज भी देनी है, तो उसमें आप मोबाइल साइट्स यूज करेंगे, जिसमें हो सकता है वो बड़ी बड़ी वैन्स हो और उसके अंदर आपने पूरा पूरा फंक्शनली इक्विपमेंट्स लगाए हुए हो, तो मोबाइल हो। इसका यूसेज बहुत कम है, बट दिस इज समथिंग विच कम्स अंडर ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी। वो डिपेंड करता है कि आप किस ज्योग्राफिक लोकेशन में है, आपके कौन कौन से रिस्क है जिसपे आप प्रोन है, तो उस हिसाब से आप फिर डिसाइड करते हैं। अच्छा, रेसिप्रोकल में क्या होता है, एक मेरा बिजनेस है और एक आपका बिजनेस है, वी डील इन द सेम नेचर ऑफ बिजनेस। जॉइंट वेंचर हो गया। ज्वाइंट वेंचर नहीं है, हम एक नेचर का बिजनेस करते हैं, हमारा बिजनेस अलग अलग है। ठीक है। जैसे कि इसकी मिसाल दूं, जो ऑयल कंपनीज होती हैं, शुगर मिल दो अलग। अब ये क्या करती हैं, इनके पास जो रॉ मटेरियल होता है वो एक अच्छी बड़ी तादाद में होता है, वो इनके लिए ऑल्टरनेटिव साइट्स नहीं बना सकती, क्योंकि ऑल्टरनेटिव साइट बनाने का मतलब ये है कि पूरा पूरा बिजनेस आपको स्टैब्लिश करना है। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग सेम नेचर की इंडस्ट्रीज आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि अगर मुझे साथ कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इंसिडेंट या डिस्ट्रप्शन आती है, तो मैं आपकी फैसिलिटी यूटिलाइज कर लूंगा, एंड वाइस वर्सा। तो वो रेसिप्रोकल होता है कि दोनों की म्यूचुअल एग्रीमेंट होती है उसमें, और उसमें काम कर रहे होते हैं। अच्छा, रेसिप्रोकल आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि कोई फैसिलिटी ले ली आपने जो कि सर्विस प्रोवाइडर आपको दे रहा है, और उसमें आपने म्यूचुअली जो कॉस्ट फैक्टर इसमें आ जाएगा कि आप किसी के साथ मिलके कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली 50% का शेयर उसका होगा, 50% का आपका होगा। तो आपने कहा कि ये एक फैसिलिटी है, जब हमें जरूरत पड़ेगी हम इसे यूटिलाइज कर लेंगे, जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप यूटिलाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट हो गया, इसे रेसिप्रोकल कहते हैं कि जब आपको जरूरत है आप इस्तेमाल करें, जब मुझे जरूरत है मैं इस्तेमाल करूं। बट इसमें का भी डिसएडवांटेज है, क्या हो सकता है, एट द सेम टाइम अगर दोनों के साथ मसला हो गया तो हु इज गोइंग टू यूटिलाइज दिस फैसिलिटी। तो ये एक डिसएडवांटेज है रेसिप्रोकल का, ठीक है जी। तो ये दूसरा, हम आ जाते हैं आरटीओ पे, आरपीओ पे। और इससे पहले
क्लासिफिकेशन होती है, क्रिटिकलिटी और क्लासिफिकेशन एनालिसिस होता है। इस स्टेप पे आने से पहले ये बेसिस बनती है मेरी रिकवरी स्ट्रेटेजी के लिए। एक तो वो फैक्टर्स जो हमने अभी देखे वो आ गए इसके लिए, आरटीओ आरपीओ पे आने के लिए। दूसरा जो फैक्टर है वो मेरा क्रिटिकलिटी एंड क्लासिफिकेशन। अब ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट हो सकता है। एक हो गया क्रिटिकल, वाइटल, सेंसिटिव, नॉन सेंसिटिव। ठीक है जी, ये 4 तरह के हमने क्लासिफिकेशन कर दी। अब जो ये क्लासिफिकेशन हमने की है, हो सकता है हर ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ये क्लासिफिकेशन डिफर करे, उनके नेम हो सकता है डिफर करे। अभी अगर एक स्टैंडर्ड में हम देखें तो हमारे पास जो आ रहा है क्रिटिकल, अगर हम बात करें क्रिटिकल में वो तमाम मेरे बिजनेस प्रोसेसेस आएंगे जो कि फुली ऑटोमेटेड होंगे और जिसका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन मेरे पास कोई नहीं है। तो दे हैज टू बी कंटिन्यू, चाहे कुछ हो जाए। ये वाले ऑपरेशंस मुझे चाहिए और इसकी जो डाउन टाइम है वो मैं टॉलरेट नहीं कर सकती। तो हो सकता है मैं रेट जो है वो 1 पे चली जाऊं जिसमें मिररिंग हो रही हो, सोल्यूशन उसी हिसाब से देख रहा हूँ। अब यहाँ जब हम क्रिटिकलिटी एनालिसिस और क्लासिफिकेशन कर रहे होंगे उसमें ये सारे फैक्टर्स भी आ रहे होंगे। वाइटल मेरे वो होंगे कि इसके कुछ ऑपरेशंस मैं मैनुअली कर सकूं, प्लस इसके साथ साथ जो इसका टॉलरेबल डाउन टाइम होगा एज कंपेयर टू क्रिटिकल वो मेरे पास बढ़ जाएगा। और द लिस्ट गोज इन द सेम वे। जब हम सेंसिटिव में जाएंगे तो हो सकता है इसके कुछ और ऑपरेशन होंगे जो हम मैनुअली कर सकते होंगे और एक्सटेंडेड टाइम तक हम इसका टॉलरेबल डाउन टाइम बर्दाश्त कर सकें। जब मैं नॉन सेंसिटिव पे आऊंगी तो इसको एक्सटेंडेड अमाउंट ऑफ टाइम तक हम इसके ऑपरेशन कर सकते हैं और ये हमारे पास मैनुअली परफॉर्म हो सकते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन वाले कौन करके देता है कि मतलब अगर हम बिजनेस से पूछेंगे तो वही वाला आपने जो शुरू में बताया था कि वो कहेगा मेरे लिए हर चीज क्रिटिकल है। किसी भी डिपार्टमेंट से पूछेंगे कहेगा नहीं मेरे तमाम प्रोसेसेस क्रिटिकल। ये जब आप बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस की एक्सरसाइज शुरू करेंगे ना, जब आपने लिस्ट डाउन किए प्रोसेसेस और उसके बाद हमारे पास आ गए क्रिटिकल प्रोसेस कौन से, वो जो कोर बिजनेस प्रोसेस होंगे, जो सर्विसेज होंगे, उनको मद्देनजर रखते हुए आप यहाँ पे फिर क्लासिफिकेशन करना शुरू करेंगे। दिस विल बी डन बाय समवन फ्रॉम द बीसीपी कंसल्टेंसी साइड। तो एक बीसीपी का डिपार्टमेंट होगा या वो रिस्क का पार्ट होगा, वो ये काम कर रहे होंगे जो क्लासिफिकेशन कर रहे होंगे। बिकॉज ये फिर यहाँ बना के बोर्ड या सीनियर मैनेजमेंट को रिपोर्ट दे रहे होंगे, क्योंकि नहीं कर सकता बिजनेस ये काम अपने लिए खुद नहीं कर सकता। करना बिजनेस को चाहिए आइडियली, बिकॉज वो सही बता सकता है, आईटी नहीं बता सकता। इसमें वो सर्विसेज आ जाती है ना, जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गई, स्विफ्ट वगैरह की हो गई, ये हो गई, ये वाली ये क्रिटिकल है, यानी ये रुकनी नहीं चाहिए किसी भी हाल के अंदर। किसी भी हाल के इसी के अंदर जो मैक्सिमम टॉलरेबल मैम ने बताया और अलाउबल टाइम जो होता है ना, वो अगर एक्सीड हो जाए तो फिर वो बिजनेस के लिए रेपुटेशनल लॉस होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन ही बंद हो जाती है। बिल्कुल, तो फाइनेंशियल जो है मेन इसका वो है। तो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन एंड द इंफॉर्मेशन वी जस्ट डिस्कस्ड, जो कि बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस में थी, हमारा कौन सा डाउन टाइम, कॉस्ट ऑफ डाउन टाइम और कॉस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम आरटीओ और आरपीओ पे आएंगे। ये अब डिफाइन होगा। जब ये तमाम सारे काम हो गए तो हमारा आरटीओ डिफाइन होगा, हमारा आरपीओ डिफाइन होगा। आरटीओ स्टैंड्स फॉर रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव, आरपीओ स्टैंड्स फॉर रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। आरटीओ कहता है द अमाउंट ऑफ सर्विस जिसमें अनअवेलेबल हो। हम टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, 1 घंटा हो सकता है, 1 हफ्ता हो सकता है, वो 15 दिन हो सकते हैं, 1 महीना हो सकता है।
तो उस टाइम तक मेरा सिस्टम अनअवेलेबल रहे इन टर्म्स ऑफ टाइम, उसको हम आरटीओ में कैलकुलेट करते हैं। रिकवरी पॉइंट में क्या आ जाता है, कितना डेटा लॉस मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। तो इन टर्म्स ऑफ डेटा लॉस, एक दिन का 1 घंटे का डेटा लॉस, 2 घंटे का, 1 हफ्ते का, कितने टाइम का मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। अगर ये दोनों हाई होंगे तो इसका मतलब है जो मेरी ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी है उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होगी। कॉस्ट ज्यादा होगी, हम उसी हिसाब से फिर प्लान करेंगे। हम हो सकता है हम आउटसाइड पे चले जाएं, हम रेट के सोल्यूशन लगाएं, अगर नहीं होगा तो हम बैकअप वाले सोल्यूशंस पे हमको चले जाएंगे कि हम 1 हफ्ते पुराना वाला बैकअप से भी काम चला लेंगे। अब बैकअप की टाइप्स से मैं अभी डिस्कस नहीं कर रही, जिसमें हमारे पास फुल बैकअप है, इंक्रीमेंटल है, डिफरेंशियल है, उस पर मैं अभी नहीं बात कर रही, टाइम भी ज्यादा हो गया। तो हमारे ये आरटीओ और आरपीओ हमारे पास आ जाते हैं, ये पूरा हमारे पास जीसीपी के प्लान में आ जाता है। बैकअप की स्ट्रेटजीज पे बात नहीं कर रही, बट मैं छोटी सी बात उस पर करूंगी। ये तमाम हमने बना लिया, इनकी बेसिस पे हमारा एक स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है कि ये बीसीपी है, ये हमारे क्रिटिकल एक्सपर्ट्स हैं। हम उसमें एक टाइम डिफाइन करते हैं कि अगर इन जो हमारे पास आई है ना, फिर वो कौन सा इवेंट होगा जहां पे हम रिजम्पशन पे नहीं जाएंगे, हम रेजिलियंस पे नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट जो है वो बीसीपी प्लान को अपना वो एग्जीक्यूट कर देंगे। तो वो एक जॉइंटली अंडरस्टैंडिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन की कि वो कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम होगा जहां पे हम अपना बीसीपी एग्जीक्यूट कर देंगे। तो वो एक एग्रीड टाइम होता है, वहां पे करते हैं। छोटे मोटे इंसिडेंट में आप बीसीपी नहीं करते, जो कि आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बीसीपी प्लान बनने के बाद क्या हुआ, सही है कि नहीं है, ये भी तो चेक करेंगे। तो हमारे पास आ जाती है प्लान टेस्टिंग। प्लान टेस्टिंग होती है, आपने ड्रिल्स के नाम सुने होंगे, ड्रिल्स होती हैं। आपके पास टेबल टॉप भी होता है। पहले आप क्या करते हैं, आप पहले प्लान जो है आप ट्रेनिंग्स देते हैं, फिर उसके बाद आपका एक एक्सरसाइज होती है टेबल टॉप एक्सरसाइज। इसमें आपको अंदाजा हो जाता है कि आपका जितने भी एम्प्लॉयज हैं, आर दे अवेयर अबाउट द बीसीपी प्लान एंड दे नो हाउ टू रिस्पॉन्ड इन डिफरेंट सिनेरियो। उस वो आपका आ जाएगा। दूसरा आपके पास आ जाता है ड्रिल्स, फुल फ्लैश ड्रिल करा रहे होते हैं कि आप ये रेप्लिकेट कर रहे होते हैं कि इंसिडेंट हो गया, अब आपने जो है वो बीसीपी प्लान एग्जीक्यूट करना है। तो वो बहुत सारी जगह पे ये सरप्राइज होता है, बताया हुआ नहीं होता, ताकि वो मैक्सिमम जो है वो एक्यूरेसी लेवल देख सके कि हैज़ार्ड तो क्रिएट नहीं हो जाता, लोग परेशानी में कुछ गलत तो नहीं करने लगते, उनको पता है कि वो कौन से एक्शन है दे आर सपोज टू परफॉर्म इन द इवेंट ऑफ इंसिडेंट और डिजास्टर और व्हाटएवर, तो उनको पता है या नहीं। तो ये आखिर में ये एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पे आज का लेक्चर यहीं पे एंड कर रही हूँ।